मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी पहली क्लास मैकेनिक्स के लिए। मैकेनिक्स जो कि एएस में दो कंपोनेंट्स बच्चे लेते हैं, जैसा कि P1 और M1 या P1 के साथ S1। अगर वो P1 लेते हैं तो P1 की वेटेज 30% होती है, जबकि M1 की वेटेज या S1 की वेटेज 20% होती है। यानी कि 30 और 20 50 हो जाता है। फिर ए लेवल में जाके दोबारा से P3 30% और साथ में M1 या S1 20%, तो वो भी 50% हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स जो कि पेपर 4 है, याद रहे कि ये पेपर 4 आपके पास है मैकेनिक्स, और इसको M1 भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स है। ठीक है, अच्छा, अब समझ लें कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन सेट विल बी मेनली न्यूमेरिकल, यानी सारी कैलकुलेशंस होंगी, एंड विल एम टू टेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर प्रिंसिपल्स विदाउट इन्वॉल्विंग डिफिकल्ट अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसमें डिफिकल्ट अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एडमेथ्स के बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई होती है, तो इतनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी और इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट अलजेब्रा भी नहीं होगी, राइट। यानी क्यूबिक इक्वेशंस और ये सब कुछ नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक तक सही है, लीनियर तक, ये सब लीनियर अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये सब हो सकता है। However, candidate should be familiar in particular with the following trigonometrical results। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे को कम से कम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एडमेथ वाले पढ़ चुके होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, और ये जो टेन थीटा है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप P1 में भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स में। और साथ में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, याद रहे ये रेशो और ये आइडेंटिटी, ये दोनों आप P1 में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ भी यूज होगा। नॉलेज ऑफ एल्जेब्रिक मैथड्स फ्रॉम द कंटेंट फॉर P1 पेपर 1 प्योर मैथमेटिक्स 1 इज एज्यूम्ड। कह रहा है कि प्योर मैथमेटिक्स में जो भी आपके पास एल्जेब्रा थी, एल्जेब्रिक मैथड्स थे फ्रॉम द कंटेंट फॉर P1, सही है ना, वो आ सकते हैं। दिस कंटेंट लिस्ट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ये ध्यान रखिएगा, पार्टिकल की बात जो कर रहा है। अब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे क्या, मैं इन्वॉल्व एक्सटेंडेड बॉडीज। अब बॉल भी हो सकती है, कार भी हो सकती है एक, ठीक है ना, तो ये बॉडीज की अपनी बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ है, लेकिन वो क्या कह रहा है, इन अ रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट बट दीज एक्सटेंडेड बॉडीज शुड बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। वो इन बड़ी बॉडीज को भी एक पार्टिकल की तरह समझेंगे। ठीक है ना, तो आप उसको एक पार्टिकल समझिएगा। बहुत ज्यादा लंबी कोई बॉडी हुई, जैसा कि ट्रेन वगैरह हो गई, तो शायद उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी लेंथ बहुत बड़ी होगी। अदरवाइज कार हो गई, बॉल हो गई, इन सबको ये पार्टिकल मानेंगे। ठीक है, सो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज मॉडल्ड एज एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर नोटेशन विल नॉट बी यूज्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स। अच्छा, अब आइए, इस वक्त जो मैं आपके लिए फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम में सबसे पहली चीज इस वक्त हम करने जा रहे हैं, जो हमारे लेफ्ट पर टॉपिक है, यूज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था भाई, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पर कोई फोर्स लगा रहे हैं या आपका अपना ही वेट है, तो इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द पार्टिकल। जितना वेट आपका, उतना ही रिएक्शन फोर्स जो है वो ग्राउंड आपको देगा। यही टॉपिक हमारा यहाँ पर है। टॉपिक क्या है हमारा, देखिए, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एंड मोशन इन अ वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपने ये देखा कि यार ये आपके पास एक गुलदान है, ठीक है ना, अगर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, याद रहे ये वेट आप mg, W इक्वल टू mg लगा रहे हैं। ठीक है,
वेट इसका अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उतना ही रिएक्शन फोर्स टेबल बी से लगा रही होगी, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो इसको आर से भी डिनोट कर देते हैं और एन से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी भाई देखिएगा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस इट इज रेस्टिंग ऑन। जिस पर वो है उतना ही वो रिएक्शन भी लगाएगा जो सरफेस होगा, ठीक है ना। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर आर, आप उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट इज इन कॉन्टेक्ट विद, जिस सरफेस पे ये मौजूद है उसके साथ 90 डिग्री बना लेगा, यूं करके। देखें ये सरफेस हो गया, सरफेस के साथ 90 डिग्री बना हुआ होगा, ठीक है। या फिर आप इसको और बेहतर देखिए, मैं करके देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको और अच्छे से अब स्टाइलस से लिख रहा हूँ, लेकिन वो जो कर्सर है वो आपको नजर नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपने गुजारा करना है। और ये देखिए, ये सरफेस के साथ 90 बन गया। तो हमेशा जो आपके पास कांटेक्ट फोर्स होगी या रिएक्शन ऑफ द सरफेस होगा वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा वेट के साथ। ये वेट आपके पास आ गया W=mg। थोड़ा सा स्लो में लेके चल रहा हूँ इसीलिए, ताकि शुरू की चीजें आप समझ सकें। ये इसके बाद एक ड्राइंग भी आ गई आपके पास, ठीक है ना। ये 3D में आ गया, रियल ड्राइंग आ गई, और ये आपके पास वेक्टर ड्राइंग आ गई कि यहाँ पर बता रहे हैं कि ये R है और ये W=mg है, ठीक है, बराबर है। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आप देख सकते हैं, the normal contact force between the object and the surface it is on is called the reaction force and is always perpendicular to the surface। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आए जो क्वेश्चंस बॉदर करते हैं स्टूडेंट्स को, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से बुक से भी उठाए हैं, कुछ पास पेपर से भी लूंगा, तो उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को, अब ये देखें यहाँ पर क्या है, ये एक एलिवेटर है। एन एलिवेटर इज कैरिंग अ मैन ऑफ मास 70 kg अपवर्ड्स। सॉरी, थोड़ी सी आवाज खराब है जी भाई। एन एलिवेटर इज कैरिंग अ मैन ऑफ मास 70 kg अपवर्ड्स। ये बंदा, इसका मास 70 kg है। अगर आप इसका वेट निकालेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, डेफिनेटली जब इसका हम वेट निकालेंगे W, तो वो W बराबर हो जाएगा 70 × 10 मतलब mg, तो ये 700 न्यूटन हो जाएगा। सही, ये याद रखना है आपने, हम इसे यूज भी करेंगे। अब मैंने क्या करना है ये देखिए, मैंने यहाँ सॉल्व किया। मैंने कहा कि भाई अच्छा बताते हैं कि एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स। याद रहे, अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो अभी इसको डिस्कस करने वाला हूं, देखिएगा जी भाई। फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द साइज ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, वही R, फोर्स ऑन द मैन, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने ये पहले सॉल्व करके इसलिए लिखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन फाउंड करेंगे कि ऊपर जाते हुए बॉडी, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम रेस्ट से चली, ऊपर जाते हुए रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड पे जा पहुंची 2 सेकेंड के अंदर। तो हम लिखेंगे A = V-U/T। ये वो फॉर्मूला लगाया हमने, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आप सबको पता भी होगा, या फिर मैं यहां लिख देता हूं A = V-U/T, राइट। तो ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इसके बाद ये हो गया V-U, तो पता चला 10 - 0/2 सेकेंड, जिससे ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिएगा, यहां पर याद रहे, जब भी एलिवेटर ऊपर जाएगा तो आपने रिएक्शन ऑफ द सरफेस